बोल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। देश का नंबर 1 डिबेट शो आप देख रहे हैं। इस कार्यक्रम में आज बात गरीबी और अमीरी की करेंगे। एक तरफ कोरोना संकट ने लोगों की जिंदगी में भूचाल ला दिया है। पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों से रोजमर्रा की चीजें महंगी हो गई हैं। किसानों की किसानी पर असर पड़ा है, तो वहीं भारत का एक तबका ऐसा है जो अपने खजाने को लगातार भरने में लगा हुआ है, और वो भी काले धन से। स्विस बैंक की रिपोर्ट के हवाले से ऐसी खबरें आई हैं कि भारतीयों का स्विस बैंक के खाते में जो काला धन जमा हुआ है उसमें रिकॉर्ड तोड़ इजाफा हुआ है। जिस काले धन का मुद्दा चुनावों में जमकर उछला, उसका जिन्न एक बार फिर से निकल आया है। सरकार इस दावे को गलत बता रही है, वहीं कांग्रेस चुपते हुए सवाल पूछ रही है। इन्हीं मुद्दों पर आज बहस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारी यह रिपोर्ट देखिए। कोरोना की वजह से लोगों की जिंदगी की रफ्तार भले ही थम गई है, लेकिन तेल के दाम हाई स्पीड से बढ़ते जा रहे हैं। पेट्रोल पंप पर मीटर तेजी से ऐसे भागता है मानो 100 मीटर की दौड़ की प्रतियोगिता चल रही। कुछ शहरों में तो पेट्रोल ने शतक फिर जड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में इजाफे का ढिंढोरा पीटकर केंद्र सरकार खुद को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं कि आखिर पेट्रोल डीजल में अप्रत्याशित एक्साइज ड्यूटी क्यों लगाई गई। पिछले 7 वर्षों में मोदी सरकार ने पेट्रोल पर 258% एक्साइज ड्यूटी की बढ़ोतरी की है, वहीं डीजल पर 820% की बढ़ोतरी की गई है। पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों से आम आदमी तो महंगाई के तले दबता जा रहा है, लेकिन जिनके पैसे स्विस बैंक में जमा हैं, वो मजे ले रहे हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि कोरोना के इस संकट काल में इस तबके के पैसों में रिकॉर्ड तोड़ इजाफा दर्ज हुआ है। स्विस बैंकों में साल 2020 में भारतीयों का पैसा 255 करोड़ स्विस फ्रैंक यानी 20,700 करोड़ रुपयों तक पहुंच गया है, जो साल 2019 में 6,625 करोड़ था। यानी एक साल के अंदर स्विस बैंकों में भारतीयों के पैसों में करीब 300% की वृद्धि दर्ज की गई है। इस वक्त स्विस बैंकों में भारतीयों का जितना पैसा जमा है वो पिछले 13 सालों में सबसे ज्यादा है। काले धन को लेकर बीजेपी ने 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान लोगों से वादा किया था। काला धन बाहर के देश से लाने का वादा, काला धन रखने वालों को हवालात पहुंचाने का वादा, लेकिन विदेशी बैंकों से कितना काला धन वापस आया इसका तो पता नहीं। इतना जरूर है कि जब भी इसकी चर्चा होती है, सियासत जमकर होती है। समस्या ये है कि जो बैलेंस है स्विस बैंकों में भारतीयों का, वो 13 साल के हाईएस्ट स्तर पर है। वो एक वर्ष में 286% हो गया। पूरी दुनिया आपदा में थी, 97% भारतीयों की आय घटती है, उसी साल में 286% हो जाता है। ये वो कौन लोग हैं जो आपदा में अवसर को तलाशते हैं? देखिए, एक चीज मैं जानती हूँ, अगर इनको नंबर 2 पैसे की ये बात करते हैं, क्योंकि इससे ऊपर कुछ सोच नहीं सकते हैं, तो इन्हीं के समय पे जो डाला होगा पैसा नंबर 2 का, वो जरूर बढ़ा होगा। जब से मोदी जी की सरकार भारत में बनी है, किसी की हिम्मत नहीं है कि नंबर 2 का पैसा किसी और देश में डाले। पर मैं तो यही कहूंगी ना कि चोरों को सारे नजर आते हैं। चोरी कर करके आप लोगों ने विदेशी बैंकों में पैसा डाला है, तो आप ये सोचते हैं कि स्विस बैंक में अगर कोई पैसा डाल रहा है तो केवल चोरी का पैसा होगा। वित्त मंत्रालय भी स्विस बैंक में भारतीयों के काले धन के बढ़ने के दावे को खारिज कर रहा है। सरकार का दावा है कि 2019 के अंत से ग्राहकों की जमा राशि वास्तव में गिर गई है। भारतीयों के जमा पैसे वास्तव में आधे हो गए हैं। हालांकि वित्त मंत्रालय ने स्विस बैंकों में जमा राशि में इजाफे या कमी को सत्यापित करने के लिए स्विस अधिकारियों से सूचना मांगी है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि जब खुद सरकार ही ऊहापोह में है, तो कांग्रेस का सवाल पूछना लाजमी है। आखिर वो कौन सा तबका है जो इस संकट की घड़ी में भी माला माल होता जा रहा है? आज तक ब्यूरो। और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद सैयद जफर इस्लाम साहब इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। गौरव वल्लभ नेशनल स्पोक्सपर्सन कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय आलोक स्पोक्सपर्सन जेडीयू के हमारे साथ मौजूद हैं और समाजवादी पार्टी की ओर से प्रवक्ता राजीव राय जी जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले जफर इस्लाम साहब आपसे ही शुरुआत करते हुए, पेट्रोल का भाव 25 रुपए पाव, अब ये नारा लगने लगा है, महंगाई गई तेल लेने,
ये स्थिति पैदा हो गई है। कई ऐसे राज्य हैं जहां पर 100 रुपए को पेट्रोल की कीमतें क्रॉस कर चुकी हैं। ये हालत देश की क्यों बन गई? जफर इस्लाम साहब। देखिए चित्रा जी, आपको ये समझना पड़ेगा कि आज जिस हालात से हम गुजर रहे हैं, ये शायद न एक दशक में नहीं बल्कि कई सेंचुरीज में ऐसे हालात नहीं आए थे। और अगर आपको जानना है तो इसके बारे में आप 40-50 साल पहले किसी साइंटिस्ट ने कहा था कि ऐसा समय आएगा महामारी का जो दुनिया को बड़े तकलीफ के दौर से गुजारेगा, और वही तकलीफ का दौर आज आया है जब हम महामारी से जूझ रहे हैं पिछले 1.5 साल से। और इस महामारी में आप देखिए लॉकडाउन हुआ, इस महामारी में देखिए आप स्टेट्स ने लॉकडाउन किया, इस महामारी में इकोनॉमिक एक्टिविटीज बंद हो गई, इस महामारी में सब कुछ हमने देखा। ऐसे में एक चीज आपने जो देखा बहुत महत्वपूर्ण है कि सरकार ने अपने खजाने बिल्कुल गरीब आदमी के लिए खोल दिया। जितना कल्याणकारी योजना कर सकते थे वो हर चीज सरकार कर रही। राशन देने के अलावा पहली बार जो सबसे पहला जो आत्मनिर्भर पैकेज अनाउंस किया वो 1,70,000 करोड़ का, और उसके बाद चल ही रहा है बराबर, चाहे किसान सम्मान निधि के अंतर्गत पैसे डालना या महिलाओं को पैसे डालना, उनके अकाउंट में पैसे डालना, या और किसी तरह से भी लोगों के राहत पहुंचाने का, फ्री राशन देने का काम अभी भी आगे बढ़ा है। ठीक है, लेकिन महत्वपूर्ण एक बात है जो आप 1 मिनट नहीं, अभी आप मत रुकिए, आज मैं कुछ कहना चाहता हूँ और इसके लिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मुझे आज मत रुकिए। मैं आपको सच्चाई से वाबस्ता कराना चाहता हूँ लोगों के, चूंकि आपके चैनल को ज्यादा से ज्यादा दर्शक देखते हैं तो इसलिए मैं आपको बातें बताना चाहता हूँ। आज देखिए एक कार्टेल बना है ओपेक कंट्रीज का, जिन्होंने ऐसा डिसाइड किया है। ओपेक कंट्रीज जो है वो जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है वो उन्होंने प्रोडक्शन नहीं बढ़ाया, लेकिन लॉकडाउन खुलने के बाद दुनिया में हर जगह डिमांड बढ़ी है। जाहिर है जिस हमारे मुल्क में तो पेट्रोल बनता नहीं है, हमारे 80% जो है आपको इंपोर्ट करना पड़ता है, तो अपवर्ड प्रेशर है बहुत ज्यादा पेट्रोल के प्राइसेस में, तेजी से दाम बढ़ रहा है। सर वहीं ये देखिए बड़ी बातें आम आदमी को कैसे समझाएंगे आप, जो अपनी जेब से 100 रुपए पेट्रोल के लिए 90 रुपए डीजल के लिए दे रहा है, उसको कैसे समझाएंगे आप? और अब तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें भी उस तरह से है नहीं, लेकिन चूंकि आपने कोरोना का जिक्र कर दिया है, महामारी का ये दौर है, मैं लौटूंगी जफर साहब आपके पास आराम से, आपसे डिटेल में सारे सवालों का जवाब आपसे ही लेना है। गौरव वल्लभ को भी बीच में लेकर आते हैं। गौरव वल्लभ जी, ये बात तो सच है ना कि 100 सालों के बाद इस तरह की महामारी आई है, अगर गरीबों तक अनाज पहुंचाना है, तमाम सुविधाएं पहुंचानी, और अब तो 75% जो कोरोना वैक्सीन है उसको भी फ्री में देना है, तो सरकार पैसे कहां से ले आएगी? जो बातें सैयद जफर इस्लाम साहब ने कही उस पर भी आपकी टिप्पणी, और महामारी का ये दौर है तो यकीनन अब कहीं से तो पैसे इकट्ठा करना पड़ेगा, और वही सरकार कर रही है जिस तरह के तर्क दिए जा रहे हैं। चित्रा जी, मोदी नॉमिक्स को मैं एक लाइन में समराइज कर सकता हूं: गिरती जीडीपी, गिरती मांग, गिरता निवेश और बढ़ती बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई और बढ़ता विदेशों में जमा। ये इनका इकोनॉमिक मॉडल है। और मेरा एक एक तथ्य पे मैं इनसे बात करना चाहता हूँ। इन्होंने कहा महामारी से हम बहुत त्रस्त हो गए। भाई साहब, मार्च 2020 के पहले तो कोई महामारी नहीं थी। उस समय भी पेट्रोल 75 से 80 रुपए प्रति लीटर ही था। उस समय भी आप निरंतर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा रहे थे। उस समय भी आपने बीच में नहीं भद्रता से बात। मैं ये ठीक है, आराम से ठीक है, अपनी बात पूरी कर लीजिए। मैं आऊंगी जफर साहब, मैं आऊंगी, एक बार उनकी बात पूरी हो जाए। ठीक है, मैं कोई टोक नहीं रहा प्रोफेसर। फिर मैंने इनको बोला कि भाई कोरोना महामारी के पूर्व क्यों पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं थे? दूसरी बात कहते हैं अंतरराष्ट्रीय कीमतें निश्चित करती है। चित्रा जी, मैं आपको एक डेटा देता हूं। जब 26 फरवरी 2021 को 5 राज्यों के चुनाव घोषित हुए, उस दिन पेट्रोल अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत थी 3,979 रुपए प्रति बैरल, जो 2 मई को हो गई 4,699 रुपए प्रति बैरल। अर्थात चुनाव के दौरान कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी 720 रुपए प्रति बैरल, पर चुनाव के दौरान चित्रा जी तेल और पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ी नहीं, घट गई। ये डायनेमिक वाला जो इनका जो आर्ग्यूमेंट है ना, वो टेनेबल नहीं है। दूसरा, पिछली साल कच्चे तेल की कीमत हो गई थी अंतरराष्ट्रीय बाजार में $30 प्रति बैरल। क्या आपको, मुझे, आम हिंदुस्तानी को लाभ मिला? नहीं मिला। प्रॉब्लम क्या है
कि ये पेट्रोल और डीजल में इन्होंने, पेट्रोल में मैं आपको बताऊं तो 258% की एक्साइज ड्यूटी लगाई है। पहले जो 2014 में 9 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी होती थी, वो आज पेट्रोल पर 32 रुपए 90 पैसे प्रति लीटर है। डीजल पर जो एक्साइज ड्यूटी 2014 के दौरान 3 वो आज 31। गौरव वल्लभ जी, वो बोल तो रहे हैं ना, कोरोना का संकट काल है, पैसे कहां से आएंगे लोगों को राहत पहुंचाने के लिए? मैंने तो इनसे पूछा चित्रा जी, मैंने 2 बातें बोली। बांग्लादेश में कोरोना नहीं है क्या? चीन में कोरोना नहीं है क्या? वियतनाम में कोरोना नहीं है क्या? यूएस में नहीं है क्या? यूके में नहीं है क्या? वो लोग क्यों अपने पेट्रोल डीजल की कीमतें नहीं बढ़ा रहे? तमाम देशों का आपने जिक्र किया, उसका जवाब जफर साहब आप दीजिएगा। आप अपनी बात आगे बढ़ाएगा, बाकी भी 2 मेहमानों को जल्दी से मैं लेकर आते हुए। अजय आलोक जी, यहाँ पर 4 मई के बाद से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 23 बार बढ़ोतरी की जा चुकी है। तो अगर हालात इस तरह के हैं तो सवाल तो पूछे जाएंगे ना कि आम आदमी पर सारी मार सरकार क्यों डाल रही है? और उधर स्विस बैंक में काला धन बढ़ता जा रहा है, जिस तरह के आरोप। नहीं, निश्चित तौर पे चित्रा जी, पेट्रोल डीजलों की कीमत, बढ़ती कीमत पे खुद पेट्रोलियम मंत्री ने भी चिंता व्यक्त की है। हमारे मुख्यमंत्री ने भी चिंता व्यक्त की है। ये हर देशवासियों की चिंता का विषय है, निसंदेह। और निश्चित तौर पे विपक्ष के लिए हमेशा से ये हथियार रहा है, चाहे हम विपक्ष रहे हो, चाहे आज कांग्रेस पार्टी विपक्ष में, कि जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो विपक्ष हाय तौबा मचाता है। वो ठीक भी है, लेकिन मैं गौरव वल्लभ जी को जरा याद दिलाना चाहूंगा कि 2008 में बड़ा फेमस स्टेटमेंट था, पैसे पेड़ों पे नहीं उगते। किसका स्टेटमेंट था? ये तो याद ही होगा। तो ठीक है, आज मोदी नॉमिक्स की बात कर रहे हैं, तो चलिए मोदी नॉमिक्स के हिसाब से ही मनमोहन नॉमिक्स भी कुछ ऐसी ही क्या बातें कहता था। स्विस बैंकों की बात हो रही है कि स्विस बैंक में इतना रिजर्व बढ़ गया, 3 गुना बढ़ गया, आज तक कभी नहीं हुआ। तो भाई 13 साल में, भारत के इतिहास में, 13 साल में नहीं, आज तक के इतिहास में भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 308 करोड़ से बढ़ के 3.07 बिलियन से लेके 6.08 करोड़ बिलियन के हो गया। ये कैसे हुआ? ये तो आजादी के बाद से आज तक नहीं हुआ। तो गौरव वल्लभ जी इसका ही बताएं कि भारत सरकार के खजाने में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ता है तो क्या ये काला धन है? स्विस बैंक में अगर बढ़ गया तो वो काला धन तो इन्होंने अपने आप बता दिया, क्योंकि एफिडेविट साइन करने की कांग्रेस पार्टी को आदत पड़ चुकी है। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ा तो वो काला धन है गौरव जी? क्या ये खुशी की बात नहीं है? आप बताएंगे इसका आगे? हंसने की बात इतने ज्यादा खुश आप नजर आ रहे हैं तो गौरव वल्लभ जी बता ही दीजिए। राजीव राय जी और जफर साहब, मैं आपकी बात, इतनी खुशी किस बात की है गौरव वल्लभ जी? चित्रा जी, मैं सिर्फ इनकी मूर्खता पे हंस रहा हूँ। इनको पता ही नहीं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व देश में रहता है। पता नहीं कैसे लोगों को पार्टियां वक्ता बनाती है और वो टीवी पर आ जाते हैं। प्लीज बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। मैंने तो आपसे पूछा कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भैया देश में ही रहता है, बीच में मत बोलिए, पहले पूरी बात सुन लीजिए। आप बीच में मत, मैं अरे बीच में बोलने लगी। मैंने आपसे जरा सा सवाल पूछ लिया, ऊपर नीचे होने लगी। अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं। मैं चुपचाप हो जाता हूँ, मैं चुप हो जाता हूँ। आप अपनी बात कर लीजिए। मेरी आदत नहीं लोगों को टिकट करने की। पहले तो आपसे मूर्ख आदमी कि आप फॉरेन एक्सचेंज, आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? मैं मूर्ख आदमी। दूसरी बात, अरे मैं बीच में नहीं बोलिए, बीच में नहीं बोलिए। हाँ, होना एक सवाल कंप्लीट तो कर लूं मैं। आपके भी पार्टी के लोगों को सवाल को कंप्लीट कर लो। आप मूर्ख बातें, आप तो प्रोफेसर हैं भाई, और आप अगर लोगों को मूर्ख कहने लगे सर ठीक नहीं है ना। आप उनको करेक्ट कीजिए मुद्दों पर, आप टॉपिक पर व्यक्तिगत टिप्पणी तो नहीं ना। ठीक है भाई, मूर्ख आदमी एक सवाल करना चाहता है, मूर्ख आदमी एक सवाल करना चाहता है, फिर जवाब दे दीजिएगा। एक लाइन ऐड कर दूं? अरे एक लाइन ऐड कर दूं गौरव जी? गौरव जी एक लाइन को ऐड, आप लाइन एक सेकंड में कुछ सवाल पूछ रहे हैं, सुन लीजिए, फिर गौरव जी आप बोलिएगा जल्दी से। अजय आलोक, क्या सवाल पूछना चाह रहे हैं? जल्दी से अपनी बात रखिए प्लीज। मैं मूर्ख व्यक्ति महान गौरव वल्लभ पंत से एक सवाल पूछना चाहता हूं। इनको कान में आके किसने बोला कि स्विस बैंक में जो धन बढ़ गया भारतीयों का वो काला धन है? बस देश को ये बताइए गौरव जी। चलिए अब ये बताइए, जो स्विस नेशनल बैंक जो कि स्विट्जरलैंड का रेगुलेटर है, जैसे हमारा रिजर्व बैंक है वैसे स्विट्जरलैंड का स्विस नेशनल बैंक है, उसने अपनी एनुअल रिपोर्ट में क्या लिखा कि भारतीयों का जो जमा है वो 3 गुना बढ़ गया। अब आपको बता रहा हूं भाई साहब, आपने पूछा कि आपको किसने बताया? ये काला धन है या नहीं, ये किसने बताया? बीच में नहीं, काला धन अच्छी बात नहीं, बीच में नहीं बोलिए। आप कह रहे हो
अरे भाई बीच में मत बोलिए। फिर मैं आपको बताता हूँ 2014 गोल पोस्ट चेंज मत कीजिए। भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे प्रधानमंत्री जी के उम्मीदवार थे 2014 के पूर्व, नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने कहा 17.5 लाख करोड़ रुपया भारतीयों का काला धन सिर्फ स्विट्जरलैंड में है। हम तो ये पूछ रहे हैं कि उनमें से कितना पैसा आया, कितना 7 साल में लेके आए। और ये जो 20,700 देखिए गोल पोस्ट शिफ्ट कर रहे हैं। पैसे की नेचर किसकी है? आप गोल पोस्ट शिफ्ट कर रहे हैं। इस पैसे का नेचर क्या है? क्या ये टेरर मनी है? क्या ये करप्शन मनी है? मैं तो ये पूछ रहा हूँ। और रही बात, मैंने तो आपसे ये कहा कि फॉरेन, बीच में मत बोलिए, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की जो स्विस बैंक में काला धन है या नहीं, ये कहां से पता चला? मूर्खतापूर्ण बातें ना ठीक है, बस एक लाइन में गौरव जी ठीक है, वो ये पूछ रहे हैं कि काला धन है स्विस बैंक में, ये आपको किसने कहा? इस पर आइए ना, 14 वाली बात पर आगे हम आएंगे। जफर इस्लाम साहब से पूछेंगे कि काला धन कितना आया, लेकिन मेन लाइन पर रहिए ना। मेरे को कहा भारतीय जनता पार्टी के चुनाव के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में कि 17.5 लाख करोड़ भारतीयों अब आपसे जो सवाल पूछा जा रहा है आप कहीं और जा रहे हैं गौरव जी। ठीक है, राजीव राजी से कमेंट लेकर जफर साहब मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन गौरव वल्लभ जी, ये काला धन है स्विस बैंकों में, ये बात किसने कही? इसका जवाब अभी भी देश इंतजार कर रहा है इसका। मैं दे रहा हूँ ना। अब कहाँ दे रहा है? 14 में बार चले जा रहे हैं 7 साल पीछे। राजीव राजी, मैं आ रही हूँ गौरव जी। राजीव राजी एक आपकी टिप्पणी, उसके बाद बोलिएगा गौरव वल्लभ जी। राजीव राजी। चित्रा जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि बहुत सामयिक बहस पर विषय करा रही है, लेकिन आदत से मजबूर ये तीनों विद्वान प्रवक्ता लोग ये चाहेंगे ही नहीं कि देश को जमीनी हकीकत का पता चले। इतनी बड़ी बड़ी बातें करेंगे आइंस्टीन वाली भाषा में कि देश के गरीबों को कोई फर्क न पड़े। आप तीनों की मैंने बातें सुन ली, किसी के बीच में नहीं बोला। हर बात पर आप लोग डिस्प्यूट कर रहे हैं किसने क्या कहा था, तो मैं अपनी बात की शुरुआत इसी से करना चाहता हूँ। अगर ये बात याद आ जाए, जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है। ठीक है सर, और इसके कारण ठीक है, मैं ज्यादा नहीं सुनाऊंगा। मैं ये कहना चाहता हूँ चित्रा जी, टाइम खराब नहीं करूंगा, कि आज जो जफर इस्लाम साहब बड़े बड़े अर्थमेटिक्स और बड़े बड़े इंटरनेशनल कंपल्सन समझा रहे थे, मैं इनसे 2-3 बातें बेसिक्स पूछना चाहता हूँ कि जब इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल और डीजल के प्राइस क्रैश कर गए थे, तो क्या चित्रा त्रिपाठी जी को सस्ते पेट्रोल या फ्री का पेट्रोल मिला था क्या? मुझे तो नहीं मिला था। पहली बात, ये काला धन है या सफेद धन है, इस बात पर बहस हो रही है। मैं ये तो पूछ रहा हूँ कि जो काला धन था वो आ गया क्या? जो मोदी जी ने कहा था, कांग्रेस ने जो किया उसका सजा उसने भोगा। आप तो बड़ी बड़ी बातें करके आए हैं। आप तो जितना पैसा विदेशों में है वो काला धन के हिसाब से 15 लाख तो 30 लाख हो गए होंगे, तो कब 30 लाख रुपए मिल जाएंगे? सीधी सीधी बात है जो ये बता रहे हैं महामारी की चित्रा जी। हकीकत ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा भावनाओं को उभार कर सत्ता पाई है। इन्होंने कभी रियल क्राइसिस को मैनेजमेंट किया ही नहीं है, रियल क्राइसिस कभी फेस किया ही नहीं है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। 2014 में हंगर इंडेक्स, किसी देश की हालात को पता चलता है हंगर इंडेक्स से। 2014 में हंगर इंडेक्स में भारत की जगह 54-97 नंबर पर था। आज इनके राज में 2020 तक आते आते 102 नंबर पर पहुंच गए। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पर नीचे चले गए। करप्शन में हम सबसे नीचे चले गए। हमारे जीडीपी के बराबर हमारा विदेशी कर्ज तो गुना हो गया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि लगभग $2.7 ट्रिलियन जितना जीडीपी हमारा, उतना ही हमारे विदेश पर कर्जा है। लेकिन अभी इतनी बड़ी बड़ी बातें करेंगे, जवाब दे देंगे जो पॉइंटेड। ये बड़ी बड़ी बातें आप लोग कहते हैं, लेकिन मेन मुद्दे पर जवाब नहीं देते हैं। देखिए चित्रा जी, पहले तो ये समझना पड़ेगा कि हम असाधारण समय में, ये जो भी बात कर रहे हैं वो ऐसे समय की बात कर रहे हैं जो 2014 से बात कर रहा हूं। 2014 से एक मिनट सुन लीजिए, मैं आपको बीच में नहीं टोक रहा हूँ। आपकी सारी बातें सुनी है, गौरव वल्लभ, प्रोफेसर गौरव वल्लभ की बात सुनी, और अब मैं जवाब देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये चाहता है, जब आप कंपेयर करते हैं तो आप बांग्लादेश से कंपेयर मत कीजिए, पाकिस्तान से और श्रीलंका से मत कंपेयर कीजिए। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप जो वेस्टर्न वर्ल्ड से कीजिए, जिसके बारे में आप कह रहे थे, अमेरिका, फ्रांस, इटली, स्विट्जरलैंड और स्वीडन के बारे में बात कर रहे थे, तो आप वहां पर जो पेट्रोल की कीमत है वो आज आप देख लीजिए, और यहाँ की जो पेट्रोल की कीमत वो भी देख लीजिए। जब हम आप 2014 के बाद जो आपको बताया हमने बार बार कि अगर आपको देश में, आप गरीबों की तो चिंता करते नहीं थे, ये सरकार गरीबों की चिंता करती है। ये सरकार खजाना खोल देती है गरीबों के लिए। आपने कभी बिजली, पानी, सड़क, घर में अगर किसी के पास छत नहीं है तो छत देने का काम 2014 के बाद, यस,
थोड़ा पैसा बचा, अगर दाम घटा तो पैसा बचाया और पैसा बचा के गरीबों के जिंदगी को बेहतर बनाया। जिनके पास छत नहीं था, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हमने छत दिए। जिनके घर पे बिजली नहीं थी, बिजली दिया। जिनके घर पे पानी नहीं आता था, पानी पहुंचाने का काम किया। जब सड़कें नहीं थी, सड़क बनवाने का काम किया। तो एक आम नागरिक की जिंदगी को बेहतर बनाने का काम किया, उस वक्त पैसा बचाया। लेकिन आपको ये बता दो, जो काले धन की बात कर रहे हैं, ये किसने कहा आपको काला धन? इसलिए कि जब तक हमारे पास एग्रीमेंट नहीं था, 2016 में संशोधन करके हमने ऑन रियल टाइम बेसिस अगर कोई गलत तरीके से पैसा जाएगा तो उसकी जो सूचना जो वहां की सरकार यहाँ को देगी। इसलिए आप जो कह रहे हैं, पहले जाके देख लीजिए कि डबल टैक्सेशन ट्रीटी के अंतर्गत जो संशोधन किया गया है 2016 में, उस पर जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे, अगर उसके सोर्स जो है वो अगर उसमें कहीं नहीं कहीं खोट है तो वहां की स्विट्जरलैंड की सरकार इस सरकार को आगाह करेगी। ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात इसके ये और एक और बात एक और बात बोल रहे हैं, सुन लेते हैं जल्दी से जफर साहब। हाँ, लास्ट बात बताता हूँ। देखिए, पैसा कब आएगा काला धन देश में? एक मिनट, अभी हमने अभी 69,000 करोड़ अब तक ला चुके हैं। आपको पार्लियामेंट में जो है MOS फाइनेंस से कहा है 416 ऐसे लोगों को हमने जो नोटिस भेजा है और वो कार्रवाई चल रही है। देखिए, काला धन लाना आसान नहीं, लेकिन हमने काला धन जो है रोक दिया, बनाने वालों को रोका। इनके समय तो स्कैम आफ्टर स्कैम, लोग कहते थे जो ये सरकार जो है इज अ गवर्नमेंट ऑफ जो स्कैमस्टर्स है, वो आप कम से कम कोई नहीं कहता दुनिया में। लेकिन जो पुराने काले धन है उसको लाने के लिए जो प्रक्रिया होनी चाहिए इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ, वो हमने शुरू की है। 69,000 करोड़ हमने किया है और आगे बहुत सारे स्कीम, चाहे वो पनामा पेपर लीक हो, चाहे इंटरनेशनल जो जर्नलिज्म के जो एक ये कम्युनिटी है उन्होंने जो रिवील किया है, सबको ध्यान लेते हुए राजीव राय जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, मैं आऊंगी, लेकिन गौरव वल्लभ से पहले जवाब ले लेती हूँ। देखिए, सारे निशान उन्होंने आप और वित्त मंत्रालय की ओर से भी स्विस बैंक को लेकर जो आप लोग आरोप लगा रहे हैं वो खारिज किया जा रहा है। वो कहा जा रहा है कि पूरी तरह से गलत है। तो क्या भ्रम फैलाने का काम कर रही है कांग्रेस पार्टी? मैं तो चित्रा जी, वित्त मंत्री जी से और सरकार से आग्रह करता हूं कि 20,706 करोड़ किसका है, देश के सामने रख दीजिए नाम, उनकी डिटेल्स रख दीजिए, उनके पैसों का नेचर क्या है वो रख दीजिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 3 साल के अंदर जो ये 17.5 लाख करोड़ काला धन स्विस के बैंकों में है वो 3 साल में लाएंगे। 7 साल हो गए ये कह रहे हैं, हमने नोटिस दिया, 1 रुपया आया नहीं है, उल्टा पैसा यहाँ से जा रहा है। 1 रुपया आया नहीं देश में, उल्टा पैसा यहाँ से जा रहा है। पेट्रोल डीजल पे पूछते हैं तो बोलते हैं आपदा है। मैंने इनको कहा भाई 2020 में मार्च में तो कोई आपदा नहीं थी ना, तो उस समय पेट्रोल उस समय भी 80 रुपए प्रति लीटर था प्रभु, जो आज 100 के ऊपर हो चुका है। तो उस समय आपने कौन सी रियायत दे दी? इसका मतलब आपको, आपके पास ना तो कोई योजना है, ना संरचना है, ना कोई स्ट्रक्चर है इकोनॉमी चलाने का। आपने कहा था 15 लाख रुपए हर के व्यक्ति के खाते में आएंगे, क्योंकि हम 3 साल में 17.5 लाख करोड़ सिर्फ स्विट्जरलैंड में जो काला धन है वो लेके आएंगे। जफर साहब इस पर बोलेंगे, लेकिन गौरव जी, प्रधानमंत्री रहते हुए तो मनमोहन सिंह की ओर से भी कहा गया था ना कि पैसे पेड़ों पर नहीं उगते। एक बहुत बड़ा बयान था ये, पैसों की कमी को लेकर जब पेट्रोल डीजल की दाम और बाकी महंगाई बढ़ रही थी। तो इस बात को तो आपको भी समझना होगा ना कि मौजूदा परिस्थिति कैसी है। मैंने तो एक सवाल पूछा, अगर जल्दी से जवाब ले लेती हूँ। आपके तर्क में तथ्य होता है चित्रा जी, तो उस समय 2014 में एक्साइज ड्यूटी प्रति लीटर डीजल पर थी 3 रुपए 46 पैसे, जो आज प्रति लीटर है 31 रुपए 80 पैसे, मतलब 820% की बढ़ोतरी। तीन बातें कहूंगा चित्रा जी, मुझे पेट्रोल की एक्साइज ड्यूटी थी 9 रुपए 20 पैसे, जो आज है 32 रुपए 90 पैसे, अर्थात 258% की बढ़ोतरी। ध्यान रहे चित्रा जी, 2014 में कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत थी $120 प्रति बैरल। उस समय भी देश में पेट्रोल मिलता था 60-65 रुपए प्रति लीटर। आज कच्चे तेल की मैं जरा जवाब बोलिए जफर साहब, विस्तार से उन्होंने समझा दिया। मैं आऊंगी आपके पास जफर साहब, क्योंकि विस्तार से आपको जवाब देना होगा मुझे पता है। राजीव राय जी आपके भी पास आऊंगी और अजय आलोक भी अपनी बात रखना चाह रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना है। एक तरफ सरकार का तर्क है कि कोरोना एक ऐसे आपातकाल लेकर आया है, आफतकाल इस देश में, जिसके कारण अगर परिस्थितियां इस तरह से बन रही हैं तो उसकी वजह से ये महामारी जिम्मेदार है। वहीं दूसरी तरफ लगातार विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है कि दरअसल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़े हुए तेल की कीमतें नहीं बल्कि जो टैक्स लिया जा रहा है उसके कारण बढ़ रही है महंगाई। अब समाधान क्या है, यहीं से चर्चा में आगे बढ़ेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौटेंगे, कहीं जाएगा मत, आप देखते रहिए आज तक।
ठन ठन गोपाल, इस कहावत से ही आप समझ गए होंगे कि आज के इस विषय को लेकर हमारी ये चर्चा लगातार चल रही है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई कीमतें आम आदमी की कमर तोड़ रही हैं, तो वहीं स्विस बैंक को लेकर भी हो रहे खुलासे ने इस देश को अचंभे में डाल दिया है, जिसको लेकर सरकार से लगातार जवाब मांगा जा रहा है। सीधे जफर इस्लाम साहब आपके पास आते हुए उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। देखिए, जरा इतिहास में झांक कर देखने की जरूरत है। 2013 की अगर मैं बात करूं तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $101 प्रति बैरल थी। उस समय तकरीबन दिल्ली में 63 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल मिलता था। आज उसे 42% अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम कम है और आज राजधानी दिल्ली में 96 रुपए को पेट्रोल पार कर चुका है। अब जनता तो पूछेगी ना कि यह हाल क्यों है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आपने अधूरी जानकारी दी चित्रा जी। आप ये भी बताना चाहिए जब इतिहास, ठीक है, हाँ, अब जब आप इतिहास को देख रही है तो क्या इतिहास में कभी इतना राशन इस तरह से जो है जन कल्याणकारी योजनाएं दी गई थी, या आत्मनिर्भर पैकेज के अंदर जो कल्याणकारी जो स्कीम जो दी गई, इसमें 1,70,000 करोड़, फिर दोबारा जो राशन घर तक पहुंचाने का, फिर तीसरी बार राशन घर तक पहुंचाने का, उसके साथ इतने अलग अलग स्कीम के अंतर्गत पैसा देने का और सपोर्ट करने का, परिवारों को सपोर्ट करने का, कभी भी 100 साल के इतिहास में तो नहीं दिखा सकती। दूसरी बात बताना चाहता हूँ, क्या आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, आप बार बार जो स्विस बैंक में अमाउंट के बारे में बात कर रही है, इतनी रकम है। अरे भाई, किसने कहा है कि काली रकम है? आप ही कुछ भी अनाउंस कर दीजिए। आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, स्विट्जरलैंड मशहूर है ग्लोबल वेल्थ मैनेजमेंट प्रैक्टिस के लिए। वहां जो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स आते हैं, स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स आते हैं, वहां पर लोग इन्वेस्ट करते हैं इसलिए कि उसका रिटर्न ज्यादा होता है, स्टेबल इकोनॉमी है, वहां पर लोग कंफर्टेबल होते हैं और पैसा डालते हैं। इसमें किसने कहा कि आपको गलत तरीके से पैसा काला धन है? अरे भाई, कोई काला धन के लिए तो रियल टाइम बेसिस पे इंफॉर्मेशन देंगे। अभी जब है ही नहीं तो आप किस बेसिस पे कह रहे हैं? तीसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, एक बार फिर से, क्या स्विस बैंक में काला धन नहीं है भारतीयों का? देखिए, जो आप कह रही कि अभी बढ़ गया 2016 में के बाद जो हमने जो एग्रीमेंट किया है स्विट्जरलैंड के साथ, कोई भी काला धन जिसके सोर्स गलत हो, नहीं है वो, और जेन्युइन सोर्स नहीं है, उसकी जानकारी वो फौरन देंगे सरकार को। जाहिर है कि वो नहीं है सोर्स। एक मिनट, एक लास्ट बात कह दीजिए। बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ, इतना उछल के गौरव प्रोफेसर बात कर रहे हैं, प्रोफेसर को ये भी पता होना चाहिए कि सेंटर जो भी कलेक्ट कर रहा है उसका 42% जो है वो चला जाता है स्टेट को। स्टेट अपना वैट भी कर रहा है। इतने बड़े आप सुरमा बन के आप कह रहे हैं, तो कहे नहीं स्टेट को बोलते हैं कि भाई 42% सरकार को वापस कर दो, सेंट्रल गवर्नमेंट को जो एलोकेशन हो रहा है, और जो आप वैट जो चार्ज कर रहे हैं वो वैट चार्ज ना करें। क्यों कर रहे हैं भाई? वैट मत चार्ज के अपने स्टेट में। ये बात तो सच है ना गौरव वल्लभ जी। देखिए, पेट्रोल पर 60% और 54% डीजल पर ये स्थिति है करों का, और ये दोनों को लेकर ही है। केंद्र सरकार की ओर से जो लगाया जा रहा है और राज्य सरकारों की ओर से लगाया जा रहा है, तो आप भी राज्य एग्जाम्पल बन जाए, वही कम कर दे ताकि लोगों को राहत मिले। बिल्कुल चित्रा जी, ये दिव्य ज्ञान जो अभी इन्होंने प्रदर्शित किया, वो 2014 के पहले नहीं आया था क्या? जब तो सड़कों पे बैठ के चूड़ियां तोड़ रहे थे, सिलेंडर फेंक रहे थे, वो दिव्य ज्ञान उस समय नहीं आया क्या? और आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि ये सरासर गलत बोल रहे हैं। डीजल पर प्रति लीटर 31 रुपए 80 पैसे केंद्र सरकार चार्ज करती है, और पेट्रोल पर 32 रुपए 90 पैसे प्रति लीटर केंद्र सरकार चार्ज करती है। इस 31 रुपए 80 पैसे में से 22 रुपए सेस के रूप में होता है। सेस में राज्यों को हिस्सा नहीं मिलता है। राज्यों की हिस्सेदारी की तो बात कर दीजिए ना गौरव वल्लभ जी, राज्यों की हिस्सेदारी की बात कीजिए। मैडम, ये उछल कूद करने लगते हैं, आप इनको नियंत्रण में रखिए। मेरे को बोलने तो दीजिए। जफर साहब, एक बार बोलने तो दीजिए, एक बार बात पूरी हो जाए, उसके बाद जवाब में चुप हो जाओगे। फिर मैंने छोटा सा सवाल पूछ रहा है, उसका भी जवाब जल्दी से जफर साहब। ये गौरव जी ये बता दीजिए कि वो पैसा कहाँ से आता है? सब्सिडी कहीं और अपने घर से लाके देते थे? अरे आपने डीरेगुलेट नहीं किया था, अभी डीरेगुलेट हो गया। नहीं, और सब्सिडी, उसी सब्सिडी का पैसा आज आप गरीबों का पैसा सब्सिडी से जो देके जो अमीरों को देते थे, आज जो अफोर्ड कर सकता है वो पैसे पेट्रोल खरीद रहा है, लेकिन गरीबों तक हम पहुंचा रहे हैं जो धन। वो कह रहे हैं कि देखिए 80 करोड़ लोगों तक फ्री में जो अनाज पहुंचाई जा रही है, उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? वो सब्सिडी बीच में मत बोलिए, बीच में। अब इन्होंने कहा कि राज्यों को हिस्सा भी मिलता है, पर ये झूठ बोलते हैं। राज्यों को हिस्सा नहीं मिलता है। 31 रुपए 80 पैसे प्रति लीटर डीजल पर केंद्र सरकार लेती है, जिसमें से 22 रुपए सेस है। उस पे राज्यों का कोई अधिकार नहीं है।
32 रुपए 90 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल पर केंद्र सरकार लेती है, उसमें से 20 रुपए 50 पैसे सेस है, उसमें केंद्र सरकार को कुछ नहीं मिलता। और ये कह ले 100 सालों का इतिहास, हाँ 100 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ कि 200 रुपए प्रति लीटर सरसों तेल हुआ। 100 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक साल में 300 रुपए 250 रुपए तेल बेचा, प्याज बेचा 400 रुपए, पिछले 4 महीनों में प्याज बेचा, 30 बार पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ गई। 100 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ कि जब चुनाव आते खत्म हो जाती है। 100 सालों में ऐसा नहीं हुआ। डायनामिक प्राइसिंग, ये डायनामिक प्राइसिंग का समय है। आप प्रोफेसर का बुद्धि खत्म हो गया, इतने मूर्ख आदमी है, आपको प्रोफेसर कहने में हमको शर्म आता है। ये अनप्रेसिडेंटेड टाइम में आप बात कर रहे हैं डायनामिक प्रोसेस। इस वक्त डायनामिक प्रोसेस कैसे हो सकता है? जब आप गरीब, हमारा गरीब भाई बहन मर रहा है, उसको खाना पहुंचाने का काम करेंगे या डायनामिक प्रोसेस को फॉलो करेंगे? डायनामिक प्रोसेस इस वक्त करेंगे जब हालात नॉर्मल होंगे, हालात जो है बिल्कुल सामान्य होंगे, उसके बाद ऐसे समय पर हम डायनामिक प्रोसेस नहीं फॉलो कर सकते। मैंने आपसे सवाल पूछा, 24 लाख करोड़ रुपया 7 साल में केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल से कलेक्ट किया। हाँ, तो हमने जितने लोगों को घर जितने लोगों को छत पहुंचाया, जितने लोगों को घर तक बिजली पहुंचाई, जितने लोगों को जो है कुकिंग गैस दिया, जितने लोगों को हमने पानी घर तक पहुंचाई, अरे हमने सुविधाएं बताई, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, हमने सब कुछ किया। ठीक है सर, एक एक करके दोनों लोग बोलेंगे तो समझ में किसी को नहीं आएगा, बाकी लोगों को भी लेकर आते हैं। मुझे लग रहा है ठीक है जफर साहब, ठीक है जफर साहब, लेकिन सरकार आप है ना, महंगाई कम करना आपकी जिम्मेदारी है। सारे सवाल विपक्ष से पूछे जाएंगे तो 7 सालों से जो वादा कर रहे हैं वो पूरे कब करेंगे? नहीं जाते हैं उस पर। अजय आलोक जी ठीक है, अब बाकी भी दोनों लोगों को बोलने देते हैं, वो दो लोग भी बहुत धैर्य से इंतजार कर रहे हैं। अजय आलोक जी, देखिए कृषि मंत्री की ओर से बयान, चूंकि सरसों के तेल का जिक्र यहाँ पर गौरव वल्लभ जी ने किया है, उनकी ओर से बयान दिया गया है कि दरअसल अब किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं होती है, इस वजह से सरसों के तेल के दाम बढ़ा लिए गए हैं। सर ये कोई बात होती है? दाम बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, अगर बड़े बड़े मंत्री और नेता इस तरह की बातें करेंगे तो जनता के ऊपर क्या बीतेगी? नहीं, बिल्कुल जैसे मैंने पहले ही कहा कि बढ़ती हुई महंगाई और बढ़ते हुए दाम ये सबके लिए चिंता के विषय है, चाहे वो सरकार हो चाहे विपक्ष हो। लेकिन किस कॉन्टेक्स्ट में आप इसको प्रेजेंट कर रहे हैं और क्या परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे मेरी बात पे गौरव जी ने कहा कि जब मैंने पूछा कि काले धन है ये आपको किसने कहा, तो इन्होंने कहा प्रधानमंत्री मोदी जो उम्मीदवार थे 2014 में, उन्होंने कहा, बिल्कुल कहा प्रधानमंत्री मोदी 2014 में कि स्विस बैंक पे काला धन है। वो इसलिए कहा गौरव जी क्योंकि 14 तक आपने एग्रीमेंट क्यों नहीं किया था स्विट्जरलैंड सरकार से? 10 साल तक मनमोहन सिंह इतने बड़े इकोनॉमिक्स के ज्ञाता, इस देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने सब देशों से ये व्यवस्था क्यों नहीं की थी कि हमें रियल टाइम सोर्सेस का पता चले कि कौन आदमी कैसे धन अपना डाल रहा है? 16 में मोदी जी ने कर लिया, इसलिए आज देश को पता है कि स्विस बैंक में जो भी धन है, अगर काला धन है तो उसके स्रोत की जानकारी होगी। इसलिए आज आप नहीं कह सकते हैं कि वो काला धन है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। दूसरी बात, सही बात है 24 लाख करोड़ रुपया इन्होंने इकट्ठा किया था, लेकिन आप ये बताइए कि 10 करोड़ से उज्ज्वला योजना के थ्रू सिलेंडर्स दिए, एक गांव में बिजली पहुंचा दी, 18,000 गांव में देश में बिजली नहीं थी, रोड बनवाए, सड़कें बनवाई, बॉर्डर्स रोड लगभग 10,000 किलोमीटर बन गए, बीआरओ का बजट 11,000 करोड़ कर दिया। ये आसमान में पैसे नहीं उगते हैं, जैसे मनमोहन सिंह जी ने कहा था पेड़ों पे पैसे नहीं उगते हैं। लेकिन सच्चाई है कि आज के पैंडेमिक के टाइम में जनता को महंगाई से राहत देना ही है, और ये काम भी यही सरकार करेगी। कांग्रेस पार्टी तो करने वाली नहीं है क्योंकि 24 तक सत्ता में है नहीं, अगले 5 साल तक और कोई दर्शन नहीं है कांग्रेस के। तो चिंता छोड़िए, जो परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें सफल नहीं होंगे। बेहतर होगा सपोर्ट कीजिए, ठीक है, जबरदस्ती का मिसकॉन्सेप्शन मत बनाइए। ये महंगाई भी कम, मोदी सरकार। राजीव राय की एक टिप्पणी ले लेती हूँ, वक्त रहेगा तो आपके पास जरूर आऊंगी। राजीव राय जी, ये बात तो सच है ना, देखिए वो उज्ज्वला योजना का जिक्र कर रहे हैं, तमाम जो गरीब लोग हैं उन तक राशन पहुंचाने का जिक्र कर रहे हैं, तो उसके लिए पैसे कहां से आएंगे? बार बार सरकार यही हवाला दे रही है कि लोगों को राहत पहुंचाने के लिए इस कोरोना काल में कहीं से तो पैसे जुटाने होंगे ना उसको। चित्रा जी, टू द पॉइंट, ये लोग कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी सच नहीं जाने देंगे देश को। मैं आपको फिर से धन्यवाद देता हूं, बहुत रिलेवेंट टॉपिक है। कृपया जो मेरी बातें हैं, देश का दर्द है, इसको जानने दीजिए। देश के लोगों का सवाल है और आप इनसे पूछिए, दोनों उलझाकर टाइम खराब कर रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के साथी से कि प्रधानमंत्री जी, जैसे जैसे रुपए की कीमत डॉलर की तुलना में कम होती है, देश का सम्मान नीचे गिरता जाता है। आप सम्मान कहां भेजोगे जफर इस्लाम साहब? सम्मान किसके पैरों में आप दोगे? और आपने जितनी बातें मैंने बोली उसको आपने घुमा दिया महामारी के चक्कर में। तो मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि महामारी 2 साल से है। अपने 5 साल के कुकर्म और पापों को 2 साल में मत ढोइए, मत छुपाइए। और 2 साल में भी जितना पैसा आपने कर्मचारियों का काट के
निधि काट के, सांसद विधायक निधि काट के, तनख्वाह काट के, सारे सेस काट के, मैं बोलने दीजिए, आपके बीच में नहीं बोलता, घुमाने की कोशिश मत करिए। आपने जितना पैसा ले लिया उस पैसे को देश को दे दिए होते। मैंने आपको 2014 से लेकर 2020 के आंकड़े दिए। 2020 से पहले भी महामारी थी क्या? आप क्यों नहीं बोलना चाहते कि 2014 आप लोग दादा सुन लीजिए, बात सुन लीजिए, आपके बीच में बोला नहीं। 2014 से पहले देश को झूठ बोल रहे थे, धोखा दे रहे थे, क्यों करने? हमारे उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक हमारे उत्तर प्रदेश से नौजवान आप बोलने दीजिए। वक्त की कमी है, जल्दी से क्लोजिंग कमेंट 2 लाइन में सैयद जफर इस्लाम साहब, वरना कहेंगे कि बोले नहीं दिया। ये सब्सिडी रखते थे, सब्सिडी गरीबों में बांट देते थे। आज ये गरीबों का चिंता कर रहे हैं और बोलेंगे, समझ में आएगा नहीं। मुद्दा इतना गंभीर है तो उसी गंभीरता का परिचय भी आप तमाम नेता देते, लेकिन इस बात को सरकार को समझना होगा कि यकीनन बढ़ती हुई महंगाई आम आदमी की कमर तोड़ रही है। उसको राहत कैसे पहुंचाया जाए, ये अपने आप में बड़ा सवाल है और सरकार को इस बारे में मंथन करना ही चाहिए। वहीं विपक्ष जो लगातार इस मुद्दे को लेकर हमलावर है, इन सब के बीच आगे क्या होगा, इस पर रहेगी आज तक की नजर। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौट रहे हैं, कहीं जाएगा मत, आप देखते रहिए आज। देश के कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर पेट्रोल के दाम 100 के आंकड़े को पार कर चुका है, डीजल 90 रुपए को पार कर चुका है, और वहीं दूसरी तरफ स्विस बैंक में काला धन भारतीयों का पहले की तुलना में और ज्यादा बढ़ गया है। इस तरह के आरोप सरकार के ऊपर लग रहे हैं कि इसको कंट्रोल कर पाने में वो नाकाम क्यों हो रही है। इसी पर हल्ला बोल में हम बहस कर रहे थे। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौटेंगे। शाम 7 बजे शंखनाद आज तक पर जरूर देखिएगा, देखते रहिए आज तक। लगातार आज हल्ला बोल में इस बात को लेकर हम चर्चा कर रहे थे कि बढ़ती हुई महंगाई पर लगाम लगा पाने में, उसको काबू कर पाने में सरकार नाकाम क्यों हो रही है। इसी को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। इसी पर हल्ला बोल आप देख रहे थे, देखते रहिए आज तक। आगे शंखनाद जरूर देखिएगा।